अगर आपका जन्म मानव तन में हुआ है तो कुछ ना कुछ करके जाइए, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। लोग अपने बच्चों को कहते थे जानवी के साथ मत रहो, गंदी है, गंदे गंदे बातें करती है। सशक्त माँ की बेटी ही या फिर बच्चे ही सशक्त हो सकते हैं, उन्हें हर विषय की जानकारी देना चाहिए। आलोचनाएं जो होती है वही मंजिल देती है। तो जानते थे कि ये सही बात है ना, ये गलत बात है ही नहीं। को मतलब पूरे परिवार के साथ आप लोग पहुँचे जब राष्ट्रपति भवन, क्या महसूस हुआ? हमारी बेटी सेक्स पे बात करती है, पीरियड्स पे बात करती है। अगर हम रोक देते इसको, ये गंदी बात है मत करो, तो ये नहीं करती। बिल्कुल। और साथ साथ मेरा इंटरेस्ट जो है मॉडलिंग और एक्टिंग में भी है, तो मैं उसको भी साथ साथ परस्यू करना चाहती हूँ। गाँव से निकल करके और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का सफ़र और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, जब मुझे समझ में आने लगा कि पीरियड्स को लेकर भी उतना ही सफ़र महिलाएं हमारी करती हैं आमतौर पर अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर भी क्यों ना अवेयरनेस जनरेशन का काम करूँ। आँखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर अवेयरनेस जनरेशन का काम करना। नमस्कार, मैं समी बर्नवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज। आज हमारे साथ एक बिहार की बहुत ही प्रतिभावान बेटी मौजूद है, जो मिस टीन इंडिया भी रह चुकी हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं देश का, और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बुलावे पे मिलने भी गई थी। तो सबसे पहले तो जानवी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। अच्छा जानवी, आप गांव से निकल करके और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का सफ़र और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? गांव से निकलकर ये जो सफ़र हमने तय किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेहनत के दम पर ही किया है, क्योंकि आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितनी लगन के साथ किसी काम को करेंगे, फलस्वरूप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो ये जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, तब बिल्कुल भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब कुछ इतनी स्मूथली होता जा रहा है और आज देश के सर्वोच्च भवन में हम पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस बात से। आपके मन में ये कंसेप्ट कैसे आया कि हाँ, मुझे ये अनछुए जो मुद्दे हैं, फिर सैनिटरी पैड पे बात करती हैं, जिस पे लड़कियों को खास करके चुप्पी साधने के लिए कहा जाता है, चुप रहो, और हमारे भारतीय समाज में ऐसा होता है, खास करके बिहार में, तो ये कंसेप्ट कैसे आया आपको? और ये कॉन्सेप्ट मेरे मन में जेंडर इक्वालिटी का जो आया था सबसे पहले, वो आया था जब मैं अपने रिश्तेदार के घर गई थी और उनको लड़की हुई थी, जिस कारण से पूरे परिवार में मातम का माहौल था और सब लोग इतने उदास थे। तो कहीं ना कहीं उसी बात ने मुझे ट्रिगर किया था कि ऐसा क्यों हुआ और ये उदासी क्यों आई एक बेटी के जन्म लेने पर। तो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। फिर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, जब मुझे समझ में आने लगा कि पीरियड्स को लेकर भी उतना ही सफ़र महिलाएं हमारी करती हैं आमतौर पर अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर भी क्यों ना अवेयरनेस जनरेशन का काम करूँ। आँखों के ऊपर सैनिटरी पैड डालकर अवेयरनेस जनरेशन का काम करना। मोटिवेशन मुझे वहीं से मिलती है जब मैं किसी भी महिला को सफ़र करता हुआ देखती हूँ, उनको देखती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा दुख में है, और केवल इस कारण से क्योंकि वो एक महिला है, उससे ज़्यादा बड़ी गलती उन्होंने कुछ की ही नहीं। तो ऐसा हमारा समाज उनको महसूस कराता है। तो जब जब मैं ऐसा देखती हूँ, मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे कुछ और काम कर सकूँ उनके लिए। अच्छा जानवी, आप यहाँ तक का जो सफ़र तय की हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें आपके माता पिता भी समाज सेवी हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हो? आपका बैकग्राउंड जो है, फैमिली बैकग्राउंड, उसका रोल है इसमें? फैमिली बैकग्राउंड का रोल मैं कह सकती हूँ कि मेरे जो माता पिता हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंडिविजुअली एक बच्चे को क्या चाहिए होता है कि हम जो भी लाइफ में अपना डिसीजन लें, अगर वो सही है तो माता पिता का सहयोग उसमें हमें मिले। तो उस तौर पर मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया है। सिर्फ माता पिता ने ही नहीं, पूरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। तो मैं कहती ही हूँ हमेशा कि सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मेरे माता पिता का है। आप जो काम कर रही हैं, आगे कहाँ तक जाने का ये है, क्या सोच रही हैं कि आगे क्या करना है? आगे के लिए मेरी यही सोच है कि मैं जो भी महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, युवाओं के लिए जो कुछ भी कर रही हूँ, उसको और बड़े पैमाने पर करूँ, और भी ज़्यादा जगहों पर जाऊँ, और भी तरह तरह के लोगों से मिलूँ, तरह तरह के समाजों में जाऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपना काम लोगों से मिलना, उनको समझाना, उनसे बातें करना। तो मैं ये करना चाहती हूँ, और साथ साथ मेरा इंटरेस्ट जो है मॉडलिंग और एक्टिंग में भी है, तो मैं उसको भी साथ साथ परस्यू करना चाहती हूँ। किस क्लास में है अभी आप? अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, फर्स्ट ईयर। तो कैसे बैलेंस करती हैं? अभी बता रही थी आप मॉडलिंग भी करती हैं, फिर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशन भी है, कैसे बैलेंस करती हैं? ये बैलेंस टाइम मैनेजमेंट से आता है कि आप
किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने। जैसे एक टाइम पर अगर जब बोर्ड एग्जाम्स थे 12th के, तो उस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा समय मैं पढ़ाई को दे रही थी, क्योंकि उस टाइम पर पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन ऐसे देखा जाए तो बैलेंस ही कर हम चल रहे हैं। पढ़ाई थोड़ी कम होती है, कभी काम थोड़ा कम होता है, कभी पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, तो ये बैलेंस चलता आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सिर्फ एक फॉर्मल एजुकेशन है, जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं, उस एजुकेशन से फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर उसके साथ साथ एजुकेशन का मतलब वो होता है, जैसा कि फ़िलोसफर्स कहते हैं कि अब अपनी सोल को एजुकेट करना, अपनी आत्मा को एजुकेट करना। तो मेरा मानना है कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ अगर बच्चे अपने आप को, अपने अंदर को एजुकेट करें, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जब समाज में कुछ करने की बारी आती है, या फिर जब समाज हमारी कोई परीक्षा लेता है, तो उस टाइम पर सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उस टाइम पर जो एक्सपीरियंस हमने लिया है समाज में जाकर, उससे ही ज़िंदगी जी, लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वही काम आता जी, लाइफ का एक्सपीरियंस ही आपको काम आएगा। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कुछ भी कर लें, अगर आपने समाज को नहीं समझा है, आप किस परिवेश में पले बड़े हैं, आपने अगर उसको नहीं समझा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस फॉर्मल एजुकेशन का। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहिए, खास करके जो लड़कियां देख रही हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं लड़कियों को यही कहती हूँ हमेशा, और यही कहना चाहूँगी कि खुद को मोटिवेटेड रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और कुछ सपने देखना शुरू कीजिए अपने लिए। और ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए ही आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म खुद के लिए हुआ है। और मैं तो यही इसमें बिलीव करती हूँ कि अगर आपका जन्म मानव तन में हुआ है, तो कुछ ना कुछ करके जाइए, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए करना ज़रूरी है। अगर कोई काम कर अगर सिर्फ आपको भी खुशी मिल रही है ना, तो वो काम कीजिए अपनी खुशी के लिए, और अपनी खुशी को पहले रखिए कि मैं किस काम से खुश होती हूँ। बिल्कुल। हमारे साथ समाज सेवी अर्चना जी, जो कि जानवी की माता जी हैं। तो मैम ये बताइए कि ये समाज सेवा में जो है कहीं एक बच्चा निकलता है किसी घर से, सफलता की सीढ़ियाँ तय करता है, लेकिन ये पूरा परिवार साथ साथ सफलता की सीढ़ियाँ तय कर रहा है। क्या अनुभव कर रही हैं? ये अनुभव बहुत अच्छा है कि हम लोग इस फील्ड में थे तब तो बच्चे को भेजे हैं। बिल्कुल। और बच्चों का साथ माँ बाप नहीं देगा तो पहले माँ बाप को ही देना पड़ता है। अगर हमारी बेटी सेक्स पे बात करती है, पीरियड्स पे बात करती है, अगर हम रोक देते इसको, ये गंदी बात है मत करो, तो ये नहीं करती। बिल्कुल। तो इस बहुत झेलना भी पड़ा है इसको, हमको भी झेलना पड़ा है। बहुत लोग गंदे कमेंट्स भी करते थे, सब पढ़ के इग्नोर करते रहते थे, इसलिए राष्ट्रपति जी तक किन कठिनाइयों का मैम एक माँ के रूप में किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि मतलब जैसे बात करती थी जानवी इन सब अनछुए मुद्दों पे, हाँ, बहुत, तो क्या लोग तो बहुत ताने मारते होंगे कि नहीं? बहुत तो क्या लोग अपने बच्चे को इसके साथ बैठने आज वे लोग क्या कहते हैं आपसे? अब तो चुप हो गए बिल्कुल। तो बोलते थे तो आलोचनाएं जो होती है वही मंजिल देती है, तो वो सब सामना करते हुए, और हम तो जानते थे कि ये सही बात है ना, ये गलत बात है ही नहीं। लोग अपने बच्चों को कहते थे जानवी के साथ मत रहो, गंदी है, गंदे गंदे बातें करती है। उसे पता क्या था? वही बच्चे जो इसको माँ बाप नहीं बताते हैं वही जाके गलत करते हैं। बिल्कुल। फ्रेंड्स से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं। बट मैंने जो अपने अनुभव मुझे जो मिला अपने उम्र से, अपने जीवन से, कि जो चीज़ माँ बाप घर में नहीं बताते हैं दुनिया बताती है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से बताते हैं। तो बिल्कुल अनछुए जो भी मुद्दे हैं, एक सशक्त माँ की बेटी ही या फिर बच्चे ही सशक्त हो सकते हैं, उन्हें हर विषय की जानकारी देना चाहिए। जी। और ये माँ खास करके अर्चना जी जो हैं, मेरी माँ जैसी भी हैं, खास करके ये सभी माँ के लिए एक रोल मॉडल हैं, और बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको, आपके पूरे परिवार को इस उपलब्धि के लिए। अच्छा, क्या महसूस हुआ आप तीनों को, मतलब पूरे परिवार के साथ आप लोग पहुँचे जब राष्ट्रपति भवन, क्या महसूस हुआ? जी, काफ़ी ऊर्जा महसूस किए हम लोग। एक कहिए नहीं कि वाइब्रेशन होता है, मतलब एक्साइट एकदम किसी जगह। आप कहते नहीं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो देश के सबसे बड़े घराने, उसको क्या रानी का भवन, राजभवन जो भी कह लीजिए, राष्ट्रपति भवन, चूँकि उससे बड़ा कोई हाउस है नहीं, किसी देश में नहीं होता है। और वहाँ तक जब पहुँचना था तो एक एक कदम हम लोग की गाड़ी तो गेट पर 37 नंबर गेट से हम लोग एंट्री किए थे, वहीं पर रुक गई। सिक्योरिटी के पास हम लोगों का नाम पहले से आया हुआ था, भीतर से तीनों आदमी को वार्म वेलकम किया। वहीं से जब एक एक कदम बढ़ रहे थे, वहाँ से भी लगभग 1 किलोमीटर था रिसेप्शन, और रिसेप्शन से भी 200 मीटर था मैम जहाँ बैठी थी। फिर हम लोग गए, नाश्ता वगैरह का प्रबंध था वहाँ,
काफ़ी गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे थे कि आज राष्ट्रपति भवन में हम लोग नाश्ता, चाय और पानी कर रहे हैं। फिर उसी के 15-20 मिनट बाद बुलावा आया, वो मिलिट्री के जो हमारे सेना के सम्मानित जवान होते हैं, उन्होंने संदेशा लेके आया कि मैम अपने चैम्बर में बैठ गई हैं, अब चलना है। भाई इन लोगों का धड़कन भी काफ़ी बढ़ा हुआ था कि क्या कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे। सबको समझाते हुए हम अंदर तक ले गए। जैसे ही अंदर जाते हैं सब लोग, चूँकि पाँव वगैरह छूना नहीं था, हम लोगों को तो पाँव छू के आशीर्वाद लेना चाहिए था, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी मना कर दिए थे पहले ही। कोविड समय से ऐसा कुछ मान्यताएं वहाँ पर हैं। अलग से ही हाथ जोड़े। उसके बाद जब परिचय सब लोगों का स्टार्ट हुआ, काफ़ी खुश हुई और बोली कि आप लोग समाज सेवा के प्रति जो काम कर रहे हैं, यहाँ से संयुक्त राष्ट्र तक हमने सब फाइल देखी हैं। आप चूँकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे कागजात वहाँ लिए गए थे, जो भी सरकार की एजेंसी होती हैं उनके द्वारा। उसके बाद बिटिया को काफ़ी आशीर्वाद उन्होंने दिया और कहा कि अब तुम्हारा मेल यहाँ एंट्री हो चुका है, कोई भी ज़रूरत हमारे स्तर से अगर लगे तो मैं तैयार हूँ, तुम कभी भी लिखना, मैं उसको देखूंगी। और तुम जो किताब दी है, किताब भी वहाँ चूँकि सामने से नहीं देना था, बाहर रखा गया था, लेकिन हम लोग बताया, बोली कि शाम को मैं किताब भी पढ़ूंगी तुम्हारी जो जेंडर इक्वलिटी पर लिखा हो। काफ़ी मैंने 11-12 मिनट का समय, समझिए कि वो जीवन का वो पल कभी अब भूला नहीं जाएगा। तो देखिए हमारे वीडियो को कैसा लगा कमेंट करिए, और फिर अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।